ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आर्याय। ओम ह्रीं नमो ऊर्ध्वाय। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहु। ऐसो पंचनमोक्तारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेशिं परमं हवै। मंगलम परमं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आनंदमल सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ मेक्सिको से शिखा श्री जी जुड़ी हुई है। शिखा श्री जी से हम पहले भी मिल चुके हैं, बहुत बढ़िया सेशन इन्होंने लिया था। आज एक विशेष कार्यक्रम जो एक आम समस्या बनती जा रही है, थायराइड के ऊपर हम जानेंगे। थायराइड के कारण क्या, उसके लक्षण क्या और कैसे उसका उपचार संभव है। हम घर बैठे ही कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, थायराइड का इलाज। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साकला से निवेदन करूंगा। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आप शिखा जी को आमंत्रित करें, उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। यस, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम शिखा जी सबसे पहले, और बाकी जो सुधा जी, पालकर सर, अपने वीडियो ऑन कर दीजिए, दैट विल बी ग्रेट। आपका एक स्माइली फेस, जैसे शिखा जी का स्माइली फेस देख रहे हैं, तो सबका स्माइली फेस देख के अगर कार्यक्रम शुरुआत होगा। सुचिता जी, मनोज जी तो स्माइल करते ही रहते हैं और अच्छी तरह रिस्पॉन्स देते हैं, तभी सभी ऐसे ही जुड़े। इसके लिए मैं सबको निवेदन करती हूँ। बहुत अच्छा, भगवान साहब हमारे साथ जुड़े। देखो, जिनका नाम ही भगवान है वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भगवान पालकर जी का हम स्वागत करते हैं और सभी का स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, हाथ ऊपर कीजिए। यस यस, कहिए, कोई बीमारी नहीं रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे। देखिए, बहुत अच्छे रहेंगे जब भाव भाएंगे। हमने सुना है और जाना भी है शिखा जी कि जो मुंह से शब्द निकलते हैं वही बाहर ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। एक ऐसी शक्ति है कि जो पूरे शब्द को कैच करती है और उस शब्द को कैच करके वैसे ही शब्द उसको जुड़ते जाते हैं और वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो इतना बड़ा बन के अपने में आ जाता है, तो वो बहुत सारी परसेंटेज में शक्ति बढ़ती है और हम वैसे ही होते जो बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? मैं स्वस्थ हूँ। यस, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, और शिखा जी का स्वागत करते हुए क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, जानते हैं आज परिवार में बहुत सारे दुनिया में समस्याएं हैं और मनुष्य के लिए तो बहुत सारे समस्याएं। कोरोना ने तो और हमारे जिंदगी खराब कर दी है। तो वक्त नाजुक है, संभल कर रहना है। वक्त नाजुक है, संभल कर रहना है। लड़ाई थोड़ी जुदी है,
लड़ाई थोड़ी अलग है। घर में लेकर ही हमको लड़ना है, घर में रहकर ही हमको लड़ना है। वक्त के साथ चलना भी है, वक्त के साथ चलना भी है। हर हाल में अपने आप को ढलना भी है, हर हाल में अपने आप को ढलना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे आंसू, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे आंसू। अपने अपने आप को बहलाना सीखो, अपने आप को स्वस्थ रहना सीखो, जागरूक रहना सीखो, सदा जागरूक रहो। तो ये जमाना ऐसा है कि जो जागरूक है उसके लिए आनंद भाई जी जैसे, मेरे जैसे, और आज मैक्सिको से एक बहन जुड़ती है और कुछ ना कुछ आपको देने आती है। तो देने वाले तो बहुत है, हमें अपना माइंड ओपन रखना है, आपको खुद को सब कुछ लेना है। तो इसीलिए गुरुदेव ने बहुत कृपा की दी है, गुरुदेव ने भी बहुत अवदान, जो विश्व के लिए है वरदान, वैसे हमारे लिए वरदान होते हैं। भरत भाई अमेरिका से जुड़ते हैं, कल सुनीता जी कहाँ से, बैंगलोर से जुड़ी। तो एक नए नए व्यक्तित्व आते हैं। तो शिखा जी, हमने देखा इंडिया के शिखा जी है, परंतु अभी मैक्सिको में गई है। परंतु ऐसे नहीं कि अब मैं यहाँ क्या करूं, परंतु वो अपना कल्याण आगे कर रही है। योगा सीखा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उसमें आगे बढ़ रही है। कितने सालों से योगा करे, और लास्ट का क्लास तो सबको याद होगा, कितना सुंदर क्लास लिया शिखा जी ने। जितने अच्छी तरह से रोगों के बारे में बताया, उतने अच्छे तरह से उसके उपाय भी बताए। तो योगा करना है, और जिनके पास ज्ञान है। तो आज मैक्सिको से जुड़ी हुई शिखा का मैं स्वागत करती हूँ। शिखा जी, मैक्सिको में आप इतना काम कर रही हैं और हमारे साथ जुड़ने की में भी हमें भी आनंद दे रही है। तो आप सभी जानते हैं कि ये थायराइड कहाँ होती है? विशुद्धि केंद्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा बॉडी का है। चयापचय यहाँ होता है, और बहुत सारी ठीक रहने के लिए हमें चयापचय से ही करना पड़ेगा। तो हम लोग चयापचय जितना करना अच्छा जानेंगे, थायराइड के इतनी समस्याओं को समझेंगे, तो क्या होगा? हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो आज शिखा हमारे लिए एक वरदान जैसे ही आई है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट थायराइड है। ये समझो, बहुत लोगों के, और वो थायराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, वो शिखा जी बताएगी। एक से एकदम व्यक्ति वीक हो जाता है और एक से फैट बढ़ती है। तो अलग-अलग प्रकार के थायराइड कैसे होते, लोगों के जल्दी समझ में भी नहीं आता है कि थायराइड है, और वो ध्यान भी नहीं देते, और फिर वो बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ना भी नहीं चाहिए, तो कैसे करना है? तो आइए स्वागत करें, मोस्ट वेलकम शिखा जी, वेलकम, वेलकम, वेलकम। वेलकम। मैक्स ओम आराम। मैक्सिको मैक्सिको से है, इसलिए ऊपर हाथ कीजिए, बहुत दूर से विश्व से बुलाना है ना। तो वे आइए, 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 मोस्ट वेलकम। इंडिया के लिए तो हम यहाँ से करेंगे, वहां से तो आइए, आइए, बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ शिखा जी को, एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका स्वागत करती है। और मैं आप माइक आपके ओर हैंड ओवर करती हूँ, और मुझे विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप ऐसा कुछ बताएंगे कि आज हमारे भाई बहन बहुत कुछ लेके साथ में जाएंगे। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी मुझे यहाँ सुनने के लिए आए, और ये मेरा हमेशा ही सौभाग्य है कि मैं कुछ जितना हो सके सेवा दे सकूं। ये हमारे गुरु का कहना है कि सेवा जरूरी है। अपने व्यक्तित्व के उद्धार के लिए, अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए सेवा बहुत जरूरी है। तो मेरी एक सेवा है। हाँ, तो आज हम लोग, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं ना? थम्स अप करके बता सकते हैं। हाँ, वेरी क्लियर आवाज है। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। जी। तो आज जो हम जिस समस्या पे, जिस चैलेंज पे बात करने जा रहे हैं, वो है थायराइड। कुछ बातें इसमें से आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, और कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं भी जानते होंगे, जिसका कि जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, खुद अपने स्वास्थ्य के लिए भी, और जो हमारे परिवार में लोग हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, उनके लिए भी। थायराइड एक तरह का हार्मोनल ग्लैंड है। हार्मोनल एक तरह का रस का स्नाव होता है हमारे शरीर में, जो कई तरह की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, जिसमें से थायराइड जो है वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नाउ अब है कि थायराइड होने के कारण क्या क्या हैं, थायराइड कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझे कि ये हार्मोन 3 तरह के होते हैं। एक TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T4
जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, एंड T3 जो कि एक्टिव फॉर्म है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली में थायराइड हार्मोन नहीं होता है, लेकिन वो थायराइड ग्लैंड की जो ग्रंथि है यहाँ हमारे गले में मौजूद होती है, जैसा कि अलका जी ने बताया विशुद्धि चक्र के पास। तो वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उसको वो काम करने के लिए उत्साहित करता है, लेकिन वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एक अलग तरह का हार्मोनल ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट। तो TSH का होना भी जरूरी है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड कितना अच्छा काम करेगा, ये उसका इंपॉर्टेंस है। T4 ये इनएक्टिव फॉर्म है, जब T4 लीवर से होके गुजरता है तब वो T3 में कन्वर्ट होता है, और T3 एक्चुअल एक्टिव हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड में सिक्रीट करता है और जो हमारे कई सारे शरीर की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है, जिसमें से प्रमुख जो बेसिकली सब लोग आम भाषा में समझते हैं मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। लेकिन सिर्फ एक मेटाबॉलिज्म कंट्रोल ही केवल कंट्रोल नहीं होता है थायराइड से, कम से कम 100 तरह के एंजाइम्स हैं जो कि तभी फंक्शन करेंगे जब हमारा थायराइड हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट होगा थायराइड ग्लैंड से। इसीलिए जिन लोग को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उचित मात्रा में नहीं सिक्रीट हो रहा है हमारे शरीर में, या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उस केस में कई सारे हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं, जो प्रक्रिया हैं, वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, कम से कम 100 तरह के एंजाइम्स हैं जो कि ब्लॉक हो जाते हैं अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपरली ना हो तो। हमारे अंदर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन लेस हो जाता है, यानी हम प्रोटीन खा तो रहे हैं लेकिन शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जिस कारण हमारे बाल, स्किन, नेल्स, ये सब क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये सब अफेक्टेड होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा डैमेज होने लगते हैं। हमारे शरीर की डाइजेशन प्रक्रिया, पचन प्रणाली, वो अफेक्टेड होती है। कई लोगों को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि एंजाइम्स ही काम नहीं कर रहे हैं। अगर एंजाइम्स नहीं काम करेंगे तो पचन कैसे होगा? तो डाइजेस्टिव इश्यू आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पैर और हाथ में ठंड ज्यादा लगती है, ये भी एक सिम्टम है। तो ये हो गया थायराइड हार्मोन के नहीं अच्छे से सिक्रीट होने के कुछ सिम्टम्स। अब थायराइड 2 तरह की होती है, ये समस्या 2 तरह की है। हार्मोन्स जो है ना, बड़ा ही सेंसिटिव थिंग है, उसका कम होना भी मुश्किल क्रिएट करेगा, उसका ज्यादा होना भी मुश्किल क्रिएट करेगा। यानी कि एक संतुलित मात्रा में अगर वो हमारे अंदर बन रहा है तो प्रणाली सब कुछ अच्छे से काम करेगी। अगर वो कम है या ज्यादा है तो अपने आप में एक चैलेंज है हमारे लिए। तो अभी जैसे बताया कि अगर वो कम बन रही है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर वो ज्यादा बन रही है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम है बेसिकली 5-6 मोटे तौर पे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हैं, अच्छी नींद, अच्छे भोजन के बावजूद हमें लगेगा कि हम थके हुए हैं, वेट पुट ऑन ड्रास्टिकली होने लगता है, हमें लगेगा हम ऐसा कुछ खा नहीं रहे हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। जो लेडीज हैं उनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो ज्यादा होने लगता है, बाल सूखे, रूखे रूखे सूखे जैसे होने लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है थायराइड हार्मोन के कारण। तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे नेल्स और हेयर्स पे भी होते हैं, और ठंड ज्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे ज्यादा पड़ने लगते हैं, हमें ठंड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी लगता है जैसे कि कम हो गई है। ये सिम्टम किसके हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, जब शरीर में थायराइड का सिक्रेशन कम है। सेकेंड केस हाइपोथायरॉयडिज्म, सॉरी हाइपर, यानी जब सिक्रेशन उचित मात्रा से ज्यादा हो रहा है। इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इरिटेशन और बेचैनी शरीर में ज्यादा होती है, हम बेबात बिना बात इरिटेट होंगे, नाराज होंगे,
वजन तेजी से घटने लगता है, गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे उसमें ठंड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हाइपर में गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आंखों में इरिटेशन जैसा, किरकिरापन जैसा लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो कम हो जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है। लेडीज में उसमें क्या था, हैवी हो जा रहा था, इसमें कम हो जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है। तो ये तो थे कुछ सिम्टम जिसके आधार पे आप गेस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा के अपना रिपोर्ट में आप जांच सकते हैं कि आपका थायराइड लेवल कहाँ पे है और क्या क्या असर आपको फिजिकली अपने बॉडी में दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्लैंड अंदर है, हम देख तो सकते नहीं है कि क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। लक्षण तो ठीक है, लेकिन इसके कारण, क्या कारण हो सकते हैं थायराइड के, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। हम थायराइड होता है, हम तुरंत मेडिसिन पे आ जाते हैं, कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करते हैं कि हम इसको जड़ से कैसे मिटाएं, इसके कारण क्या हैं। अगर हम कारण को ठीक करेंगे तो आगे चल के वो अपने आप ठीक हो जाएगा ना। If we are working on the root cause, we are going to get good results without medication, and it is possible here. So I am going to tell you some of the root causes which is really unknown to many of our brothers and sisters. वो root causes क्या हैं? मुख्यतः 5 कारण हैं जिसके कारण थायराइड या तो ओवर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाता है। पहला, आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर भोजन में आयोडीन की मात्रा कम है तो थायराइड की प्रॉब्लम होगी। सेकंड, एस्ट्रोजन लेवल, हाई एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन क्या है बताती हूँ। महिलाओं में एक ये हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका की नाम है एस्ट्रोजन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए हमारे महिलाओं में ये होता है, ये नेचुरली आता है प्यूबर्टी के समय। कुछ सिचुएशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल हमारे शरीर में ऊपर जाता है और फिर वो शरीर में बैलेंस हो जाता है। तो अगर एस्ट्रोजन लेवल हाई हो रहा है तो थायराइड की समस्या आएगी। ये चीजें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखी गई हैं। कई महिलाओं में देखा जाता है कि उनको पहले से थायराइड नहीं है, लेकिन जब वो बेबी कैरी करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनका हाई लेवल थायराइड जो है वो अफेक्टेड होता है, हाइपो या हाइपर। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एक कारण पाया गया थायराइड हार्मोन, थायराइड इरेगुलरिटी के लिए। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, जब लेडीज कैरी करती हैं, उस समय नेचुरल वे में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हेल्दी वे में, जो कि कभी कभी थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। और ये एक रीजन है कि प्रेगनेंसी के कारण भी थायराइड की इरेगुलरिटी आती है। थर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सीरियस इशू है इस चीज को समझने के लिए, लीवर फंक्शनिंग। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीवर फंक्शनिंग, लीवर फंक्शनिंग में क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था T4 एंड T3, T4 इनएक्टिव है, वो वर्क नहीं करता है, लेकिन वो इनएक्टिव ही एक्टिव फॉर्म जो कि T3 है उसमें कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्सन होता कहाँ है? ये कन्वर्सन हमारे लीवर में होता है। तो अगर लीवर की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, अगर लीवर की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, तो फिर थायराइड हार्मोन भी जो इनएक्टिव फॉर्म है उससे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, राइट? सो लीवर का फंक्शनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो फैटी लीवर है या और किसी तरह की उसके लीवर में प्रॉब्लम है, तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम जरूर होगी। सूनर और लेटर वो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो दिस इज द थर्ड कॉज। फोर्थ इज बाइल सिक्रीशन। बाइल सिक्रीशन मीन्स लीवर एक तरह का रस निकालता है जिसका कि नाम है बाइल, और बाइल का काम क्या होता है? फैट के
फैट को ब्रेक डाउन करना, फैट को डाइजेस्ट करना। कई बार क्या होता है कि हमारा लीवर हेल्दी है बट समहाउ किसी कारण से उसका बाइल सिक्रीशन कम हो रहा है, यानी जितना उसको बाइल निकालना है वो समहाउ नहीं निकाल पा रहा है। अगेन in that case also there can be some problem in thyroid secretion. So this is the fourth cause, bile secretion, right? And the fifth and most important thing is stress. अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वर्क का, एम्बिशंस का, फ्यूचर का, फैमिली का, बिलीव मी ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल ग्लैंड को अफेक्ट करने जा रहा है सम वे और इधर वे। ये आपके डाइजेशन को, अगर आप स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन अफेक्टेड होता है। डाइजेशन अफेक्टेड हुआ यानी कि लीवर को जितना काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, और अगर लीवर नहीं काम किया तो थायराइड। ये जो पांचों कारण मैं आपको बता रही हूं, ये पांचों कारण हैं, लेकिन ये सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इट इज रिलेटेड टू जस्ट वन थ्रेड, एंड दैट वन थ्रेड इज लीवर। मैं यहाँ पे थी कि अगर लीवर को हम डिटॉक्सिफाई करें, जिसको कि शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं, अगर हमारा लीवर एक अच्छे से काम करेगा 80% हम थायराइड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। 80%। आपको पता है कि लीवर से एस्ट्रोजन लेवल भी अफेक्टेड होता है, यानी अगर बॉडी में हाई लेवल एस्ट्रोजन है तो लीवर उसको बैलेंस करके जितना होना चाहिए उस लेवल पे ला देगा। तो ये भी तो एक कारण था ना। बाइल सिक्रीशन, ये यूजुअली अगर लीवर हेल्दी है और अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो बाइल भी प्रॉपरली सिक्रीट होगा। अगेन आयोडीन के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है, यानी हम कई बार ऐसा होता है कि आयोडीन रिच फूड खाते तो हैं लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एसिमिलेट नहीं हुआ, फिर क्या फायदा। हम इधर से खाएं और वो बाहर फ्लश आउट हो गया तो फिर वो वर्क नहीं किया ना, उसका जो वर्क है वो काम ही नहीं किया। तो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये एक ऐसा सूत्र है जिससे हम 80% थायराइड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ दीज आर द कॉजेज। सिर्फ कॉजेज जानने से क्या फायदा, हम इस पे वर्क कैसे करें ये भी जानना जरूरी है, जो कि हम उपचार में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर हमको थायराइड को कंट्रोल में रखना है तो लीवर को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, क्या तरीका है कि हमारा लीवर अच्छा से काम करे, है ना। अगर वो अच्छे से काम किया तो सारी प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि कारण कहाँ पे है, रियल रूट कॉज क्या है अगर थायराइड में दिक्कत आ रही है तो अब बात है कि हम लीवर को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। उसके लिए नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका है जिससे कि हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और बड़ा ही सस्ता और बड़ा ही कॉमन है। इंडिया में तो बहुत बड़े आराम से अवेलेबल है, इवन मैक्सिको में या यूएस में भी जो है ये इतना मुश्किल नहीं है अरेंज करना। एक सब्जी आती है जिसको कि हम बोलते हैं एशगर्ड, एशगर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे तरफ उसको पेठा या बथुआ बोलते हैं। पेठा वो बड़ा सा सब्जी होता है और व्हाइट कलर का होता है, उसका हम मुरब्बा या पेठा बना के खाते हैं। जैसे ये एग्जांपल देंगे सबको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, और इंग्लिश नाम उसका एशगर्ड है। उसको हमको जूस बनाना है, जूस बनाकर इजी है, मिक्सी ग्राइंडर में आप उसको टुकड़े करके पीस लीजिए और छान लीजिए, और खाली पेट सुबह सुबह पहला चीज जो है, जैसे आप सुबह उठें तो पहला चीज आप लेना है तो वो एशगर्ड का जूस लीजिए। 15 से 20 दिन डिपेंड्स करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफाइंग जूस है, easily available, very cheap, that is not going to cost you a lot of efforts. आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मान लिया आपके पास एशगर्ड भी नहीं मिल रहा है, अगल बगल नहीं अवेलेबल है, कोई बात नहीं, कुकुम्बर, खीरा जो बोलते हैं, ये तो इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। खीरा ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर एशगर्ड नहीं है
उस केस में आप खीरे को भी छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीसिए और उसका 1 ग्लास जूस जो है, नॉर्मल एवरेज ग्लास का जूस, सुबह सुबह पहला जो थिंग है जो आप खाते हैं या पीते हैं वो ले लीजिए और 1 घंटा तक उसके बाद कुछ भी मत लीजिए। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि 1 घंटा नहीं लेना है, आपने जो डिटॉक्सिफाइंग जूस लिया उसको अंदर काम भी करने दीजिए। आप अगर सुबह सुबह उठ के डिटॉक्सिफाइंग वाला ये जो जूस है पी लिए, हाँ मेरा लीवर अच्छा से काम करेगा, इंटेस्टाइन अच्छे से काम करेगा, लेकिन तुरंत आप 1 कप चाय भी पी लिए, जो कि हमारा सुबह का आदत होता है कई लोगों का कि हम सुबह उठेंगे तो फिर चाय पियेंगे। हाँ बताया है तो मैं वो जूस भी पी लेती हूँ, उसके बाद चाय पी लेती हूँ। नहीं, 1 घंटे का गैप दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है। उसके बाद फिर आपको जो खाना पीना है जैसे आप कंटिन्यू करते हैं डेली रूटीन कीजिए। तो ये 2 ऐसा जूस है, सिंपल है, लीवर को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। तो ये तो हो गया लीवर को लेकर। नाउ कुछ फूड जो आपको आपके सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, जस्ट नॉट लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, सारा कुछ वो क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि क्लीनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। हमारा रोग जो है वो रिजल्टेंट इफेक्ट है, कॉज है कि शरीर में टॉक्सिन्स हैं। अगर शरीर के टॉक्सिन्स वॉश आउट हो गए तो अगर वो रूट कॉज हट गया तो रिजल्टेंट इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। तो हमें वर्क रूट कॉज पे करना है। अदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट हैं, जितने लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आपको डिटॉक्सिफाई करते हैं। कई तरह के लीव्स हमारे सब्जी बाजार में, सुपरमार्केट में मिलते हैं। स्पिनेक है, परसले है ना, धनिया पत्ती है, पुदीने की पत्ती है, अदरक है, इन सबको पीस के पी लीजिए। आपके फूड हैबिट में लीव्स का होना इंपॉर्टेंट है, रॉ लीव्स। फिर वही ध्यान देना है, कुक्ड नहीं, रॉ। रॉ लीव्स आर रियली बेस्ट क्लीनिंग एजेंट। तो हम अगर रॉ लीव्स खाते हैं तो वो अंदर को डिटॉक्सिफाई करता है। अंदर साफ तो रिजल्टेंट इफेक्ट अच्छा ही। तो ये तो कुछ हुआ कि हम लीवर, बाइल जूस और इंटेस्टाइन को कैसे क्लीन रखें। अगेन, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपका लीवर का सिक्रेशन, लीवर की फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है। ये दोनों एक सूत्र में बंधे हैं। लीवर काम नहीं करेगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, राइट? और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो लीवर को अफेक्टेड करेगा, उसको काम नहीं करने देगा। तो जैसे ही हम लीव्स, रॉ लीव्स अपने फूड हैबिट में इंक्लूड करेंगे, कब्ज की समस्या गई, अपने आप लीवर अच्छे से काम करेगा। तो इस कारण भी हमको रॉ लीव्स अपने फूड हैबिट में डालना है। नाउ एक चीज और है, सेलेनियम। कुछ फूड हैबिट, कुछ खाना ऐसा है जिसमें कि सेलेनियम की मात्रा अच्छी होती है और आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है। तो जिस भोजन में आयोडीन और सेलेनियम की मात्रा अच्छी है, अगर हम वो भोजन लेंगे तो हमारा थायराइड अच्छे से काम करेगा। तो वो जो बाकी के 20% हैं, 80% तो लीवर कवर कर रहा है समस्या का निदान, तो वो जो 20% समस्या का निदान है वो आपका आहार कवर कर ले रहा है। कौन कौन से फूड हैं जिसमें कि सेलेनियम और आयोडीन ज्यादा है? मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं वेजिटेरियन फूड को लिस्ट ज्यादा करूंगी, बट जो लोग नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड से उनको परहेज नहीं है, वो सी फूड जितने हैं, जैसे कि सेलफिश हैं या फिर प्रॉन हैं, समुद्री मछलियां हैं, उसमें मानते हैं कि उसकी मात्रा ज्यादा होती है, आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। सी एल्गी, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इज अ बेस्ट ऑप्शन, दैट इज अ वेजिटेरियन फूड। सो उसमें भी क्या होती है कि आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है। अब जो मैंने दूसरा कंपाउंड बताया, सेलेनियम, सेलेनियम किस किस चीज में होता है ये भी बड़ा मुश्किल नहीं है, आपके किचन में सब कुछ अवेलेबल है, बस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए और बड़ा आसानी से आप उसको अवेलेबल कर सकते हैं। अलसी, अलसी या फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड में सेलेनियम की मात्रा
अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, ओमेगा 3 अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। ये दोनों थायराइड के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अलसी को कैसे यूज करना है? हल्का सा रोस्ट किया, मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना के रख दीजिए। आप उसको पानी में 1 चम्मच डाल के पी सकते हैं। 1 महीने से 2 महीने तक ये करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो ये एक उपचार हुआ अलसी का। दूसरा, बटाना, ड्राई ग्रीन पी, उसको बटाना ही कहते हैं, कोई और नाम होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। जो सूखी हरी मटर होती है, किराने की दुकान पे मिलती है, उसको भिगोकर उबालकर आप जिस भी फॉर्म में खा सकते हैं, खाइए। ये भी एक बहुत ही अच्छा निदान है आपके थायराइड के लिए। तीसरा, अखरोट। अखरोट को भिगाना है और सुबह सुबह बिना ब्रश किए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सो के उठते हैं और मुंह में जो हमारे सलाइवा रहता है, उस सलाइवा के साथ रात के भिगोए हुए अखरोट 3-4 गिरी मान लीजिए, उसको चबा के खाना है। और उसके बाद अगेन 1 घंटा तक कुछ और नहीं खाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि बेड के बगल में ही कटोरी में अखरोट रखिए, सुबह उठें और वो अखरोट को चबाइए। अखरोट में हाई क्वांटिटी ऑफ सेलेनियम पाया जाता है और जो हमारा बकल कैविटी का सलाइवा है, वो उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। फर्स्ट, बिना ब्रश किए वाला सलाइवा थोड़ा अप्रिय होगा, लेकिन हमें एज ए मेडिसिन उसको करना है, तो हम वो करें तो उससे हमको फायदा जरूर मिलेगा। तो अलसी बताया और ग्रीन पी एंड अखरोट। नाउ देयर इज अ विटामिन B12। वो विटामिन B12 भी समहाउ रिलेटेड है थायराइड के फंक्शनिंग से। जिन लोगों में विटामिन B12 का लेवल कम पाया जाता है, उनमें देखा गया है कि उनको थायराइड की समस्या सूनर और लेटर होती है। तो हम विटामिन B12 कहाँ से ले सकते हैं? कौन सा ऐसा बड़ा ही इजिली अवेलेबल चीज है जो बिना ज्यादा मेहनत के, मुसीबत के हमें मिल भी जाए और हम उसको यूज भी कर सकें? सफेद तिल हमारे किचन में ही मौजूद रहता है और कई बिहार तो मैं नहीं बोल रही हूँ, कई स्टेट हैं इंडिया के जहां सफेद तिल को सब्जी में इंक्लूड करने की प्रथा है। वो लोग ऐसे ही तिल सब्जी में डाल के खाते हैं या किसी पकवान में, व्यंजन में डाल के खाते हैं। अभी इसको थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा करके खाना है। इससे कोई हार्म नहीं है, इससे कोई आपको डैमेज नहीं होने जा रहा है। कम से कम 2 चम्मच सफेद तिल हर दिन आपको किसी भी फॉर्म में शरीर में जाना चाहिए। बड़ा आसान है, जैसे मैंने बताया ना, अलसी को हल्का सा सेक के पाउडर बना के रख लिया और खा लिया। तिल को भी आप चाहे तो हल्का सा सेक के पाउडर बना के गुड़ के साथ खा लें, लड्डू बना के खा लें, सैलेड के ऊपर स्प्रेड करके खा लें, जैसे भी खाना है, लेकिन कम से कम 2 बड़े चम्मच सफेद तिल आपके शरीर में जाना चाहिए। वो आपके विटामिन B12 की कमी को बड़े आसानी से हटा सकता है। विटामिन B12 के और भी कई सारे फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ही चीज बता रही हूँ जो कि थायराइड से रिलेटेड, क्योंकि फिर वो टॉपिक से डेविएट हो जाएगा। तो सफेद तिल लेना जरूरी है हर दिन, बिना मिस किए हुए। मुश्किल नहीं है, आसानी से किराने की दुकान पे मिलता है। अलसी, फ्लैक्सीड लेना जरूरी है, 2 बड़े चम्मच पाउडर बनाकर आपको लेना ही लेना है। ग्रीन पी ड्राई फॉर्म, बटाना जिसे कहते हैं, उसको भिगोकर आप जैसे भी उबाल कर खाइए, लेकिन वो भी आपको हेल्प करेगा। अखरोट, रात के सलाइवा, सुबह उठ के जो आपके मुंह में रात का सलाइवा रहता है, उसके साथ खाना है, ठीक है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो सी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि सी फिश है, प्रॉन है, वो आप खा सकते हैं। सॉरी, मेरी वीडियो एक थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। तो ये हो गया आहार से रिलेटेड जो हम खा सकते हैं, जिससे कि हम जो डिफिशियंसी है उसको कम कर सकते हैं। डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैंने अलग फूड का चार्ट बताया था, जो डिफिशियंसी है उसको मैच करने के लिए मैंने अलग फूड बताया, और
किन फूड्स को, किन जो हमारे किचन में अवेलेबल फूड आइटम है उसको अवॉइड करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। 3 तरह की फूड आइटम है जिसे कि हमको अवॉइड करना है, जिसको कि हमको थोड़ा कम खाना है। पहला, सोया प्रोडक्ट। सोयाबीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, कुछ लोग सोया मिल्क लेते हैं या सोया सीड लेते हैं, सोया नगेट्स लेते हैं, सोया का आटा बना के चपाती बना के खाते हैं, उन्हें लगता है कि ये प्रोटीन डिफिशियंसी को कम करेगा। इट इज रियली ओके, इट इज फाइन, बट इफ यू हैव अ थायराइड प्रॉब्लम एनी काइंड, hypo or hyperthyroidism, in that case we have to avoid soya products. उस केस में अगर आपको तकलीफ है सोया थायराइड की, तब हमको सोया प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। सेकेंड फूड आइटम जिसको कि अवॉइड करना है, क्रूसीफेरी फैमिलीज के वेजिटेबल्स को। अब क्रूसीफेरी फैमिलीज में कौन कौन से वेजिटेबल आते हैं ये ध्यान देना है, जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, राइट। ये जो वेजिटेबल हैं ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको हमको थोड़ा कम लेना है। बाकी वेजिटेबल्स आप लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें थायराइड की समस्या है वो क्रूसीफेरी फैमिली के वेजिटेबल्स को अवॉइड करें। सो दैट इज द सेकेंड कॉज। थर्ड इज स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, बट जिन्हें थायराइड की समस्या है उनको थोड़ा सा उससे परहेज रखना है। तो ये 3 फूड ऐसे हैं जिसको कि हमको थोड़ा अवॉइड करना है। एंड जंक फूड जो मैंने पहले सेशन में बताया था, मैदा, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, वो तो कोई भी समस्या हो उसको अवॉइड ही करना है, इन जनरल उसको अवॉइड करना है। वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये 3 चीज तो खाने में आप अगर पूरी तरह नहीं मना कर सकते हैं तो कम से कम 90%, 80% तो आप उसको बंद ही कर दीजिए। 3 उजले जहर, सफेद जहर, मैदा, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, राइट। तो वो रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है थायराइड में भी कि ये 3 चीज को हमको कम करना है, अगर पूरी तरह हम बंद नहीं कर सकते हैं तो ये हुआ फूड रिलेटेड चीज कि हम क्या लें और क्या ना लें आहार, जिससे कि हम नेचुरली अपने थायराइड को अवॉइड कर सकते हैं, ये कि फ्यूचर में ना हो, और अगर समस्या है तो उसका हम निदान कर सकते हैं। नाउ कुछ योगा और प्राणायाम है, मैंने बताया ना स्ट्रेस मैनेजमेंट। Stress management is really required if you are suffering already from thyroid, क्योंकि ये आपके थायराइड के ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो कुछ प्राणायाम है, कुछ योगा आसन है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। हम उससे भी योग के सहारे भी थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको परफॉर्म करके डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी। और एक चीज जो बैठे हुए भी बता रही हूँ वो है प्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं 2 प्रमुख चीजें बता रही हूँ, एक तो ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और दूसरा लीवर को स्टिमुलेट करने वाला। तो दोनों पे हमको मतलब जो पॉइंट लीवर को स्टिमुलेट करता है उसको भी प्रेस करना है, और थायराइड ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करता है हमको उसको भी प्रेस करना है, दोनों को लेकर चलना है, तभी हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं हाथों पे बता रही हूँ, हमारे अंगूठे के नीचे, ये देखिए अंगूठे के नीचे का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 40 से 50 बार प्रेस करना है, दोनों हाथ को, इस हाथ को भी और इस हाथ को भी। ये पार्ट को 40 से 50 बार प्रेस करना है, सुबह शाम कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद अपनी चारों उंगलियों से ये जो राउंड रीजन है, थंब के जस्ट नीचे जो हल्का सा स्वेलन राउंड रीजन है, इसको भी अच्छे से ऐसे प्रेस करना है। इधर भी ये थायराइड के लिए प्रेशर पॉइंट है, हाथ के अंगूठों के नीचे का पार्ट। नाउ ये तो हुआ थायराइड ग्लैंड। अब लीवर के लिए हथेलियों का मिडिल पार्ट, हथेलियों का मिडिल पार्ट, यहाँ पे
ये मिडिल पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैनक्रियास, लीवर, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, इसके लिए हमको इधर भी 40 से 50 बार दबाना है, यहाँ पे। वेरी गुड। अब पैर में भी जस्ट जैसे हाथ में बताया, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके बता रही हूँ। ये पैर में अंगूठे के नीचे, जैसे हाथ में अंगूठे के नीचे का हिस्सा था, ये यहां भी ये थायराइड ग्लैंड के लिए। और मिडिल पार्ट लीवर, प्रॉपर डाइजेशन के लिए। दोनों पैर में, लेफ्ट हैंड राइट पैर में, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हुआ थायराइड ग्लैंड के लिए। मैं योगा आसन करके बताऊंगी, तब तक जो मैं बैठ के बता सकती हूँ वो बता रही हूँ। प्राणायाम में 3 तरह के ब्रीथ हैं, 3 तरह के प्राणायाम है जो आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही उपयोगी हैं और सिंपल हैं। एक है उज्जयी ब्रीथ, दूसरा ओंकार। ओंकार मीन्स उद्गीत प्राणायाम, सांस को लेना है और ओम चैंट धीरे मध्यम ध्वनि में ओम चैंट करते हुए मुंह से सांस को छोड़ना है। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। उद्गीत हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, हमारा विशुद्धि चक्र जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है। ये इसके लिए रामवान बोला जाता है। और दूसरा उज्जयी। उज्जयी कैसे लेना है? ओम चैंटिंग तो आसान है, उज्जयी भी मुश्किल नहीं है। सांस को नासिका से लिया, मुंह बंद है, गले पे ये जो नली है, एसोफेगस, ट्रैकिया, यहां से सांस को लगभग घिसते हुए अंदर की ओर लेनी है और वापस सांस को यहां से घिसते हुए नासिका से बाहर छोड़नी है, मुंह नहीं खोलना है। राइट? मैं एक बार आपको परफॉर्म करके बता रही हूं कैसे लेना है। आप देखेंगे यहाँ जो नर्व है वो थोड़ा तनने लगता है, क्योंकि वो गले पे जोर पड़ता है। गले से घिसते हुए, जैसे आपकी सांस एक धागा है, वो धागा नासिका से जा रही है, यहाँ पे रगड़ते हुए लंबी गहरी नाभि तक आ रही है। जैसे आप उज्जयी लेंगे, आपकी ब्रीथ डीप हो जाती है, नाभि तक की हो जाती है। ओके? और ठीक ऐसे ही नाभि से हमको स्लोली, जितना कंट्रोल ब्रीथ, जल्दीबाजी नहीं, प्राणायाम में कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे आपको जितना हो सके कंट्रोल्ड वे में नासिका से आउट करनी है, यहां से रगड़ते हुए। यहीं पे हमारा थायराइड है और वो ब्रीथ से हील होता है, एक्टिवेट होता है। राइट? तो मैं उज्जयी करके आपको बताती हूँ। लाइक दिस। आपने देखा होगा हल्का सा गले पे वो दिखता है कि कैसे वो ब्रीथ गई और ब्रीथ आई। तो ये हुआ हमारा उज्जयी। और दूसरा मैंने उद्गीत प्राणायाम। बेहतर है प्राणायाम हम आंख बंद करके, स्पाइन स्ट्रेट आपका रहे, बिल्कुल सीधा, और ऐसे सिद्धासन में बैठ के आराम से करें। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो उद्गीत प्राणायाम कैसे? सांस लिया, ओमकार से सांस को मुंह से छोड़ा। ये था उद्गीत प्राणायाम। ये सिर्फ थायराइड पे ही नहीं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। आपका
मानसिक वे में देखेंगे कि आप कितने शांत हो गए हैं, कितना दिमाग स्थिर हो चुका है। सो उद्गीत प्राणायाम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पवित्र है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए और थायराइड में तो ये काम करता ही है। तीसरा प्राणायाम था कपालभाति। कपालभाति आपको थायराइड अगेन कपालभाति कहाँ वर्क करता है? डाइजेशन, लीवर, पैंक्रियाज उससे अच्छी होती है। हमारी कब्ज या जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बाइल सिक्रेशन, ये सब अच्छा से वर्क करता है। तो ये कहाँ वर्क करेगा आपको? एज ए रिजल्टेंट इफेक्ट आपका थायराइड अच्छा रहेगा। तो ये 3 प्राणायाम बताया मैंने। मेडिटेशन, प्राणायाम के बाद आप ध्यान थोड़ा देर भी 5 मिनट 10 मिनट जरूर लगाएं। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा और इससे आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप शांत हैं, खुश हैं, ये सबसे बड़ी औषधि है, ये सबसे बड़ा नेचुरल रिमेडी है आपकी किसी भी समस्या के लिए, फिर वो थायराइड हो या कुछ और हो। तो वो उसके लिए ध्यान करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। तो प्राणायाम के बाद थोड़ा देर शांत होकर बैठें। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कोई म्यूजिकल आप यूट्यूब से या ऑडियो सिस्टम पे हल्का सा कनेक्ट कर दीजिए। आप म्यूजिक के सहारे भी बहुत अच्छा ध्यान कर सकते हैं। तो ये मैंने प्राणायाम बताया, प्रेशर पॉइंट बताया, मेडिटेशन बताया। नाउ बंध, जलांधर बंध, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक बंध है जिसका की नाम है जलांधर बंध। कैसे लगाते हैं? सांस, वो हम बाह्य कुंभक या फिर अंतर कुंभक दोनों के साथ जलांधर बंध लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल है। मैं सांस को बाहर छोड़ के जलांधर बंध लगाती हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। पहले पूरी तरह सांस को बाहर छोड़िए, यानी पहले सांस छोड़ा, ठुड्डी को यहाँ पे लॉक किया और इसको जितना देर आप बाहर सांस छोड़ के होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना देर उसी अवस्था में ऐसे रहें। फिर लॉक को खोलें, यानी गर्दन सीधी, और तब सांस को लें। इस लॉक को हम कहते हैं जालंधर बंध। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होती है, थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट होता है। अब सिर्फ 5 मिनट और लूंगी मैं कुछ योगा आसन का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। मैं कैमरा सेट करती हूँ। राइट, कुछ योगा आसन है जिससे कि आप थायराइड को अवॉइड कर सकते हैं, और है तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं, उस समस्या को आप हटा सकते हैं। जैसे नेक रोटेशन, सांस छोड़ते हुए जमीन देखें, सांस धीरे धीरे लेते हुए छत को देखें। बड़ा ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको बस 2 बार करके दिखा रही हूँ। आप 7 से 8, 9 से 10 बार भी कर सकते हैं धीरे धीरे। ये हुआ डाउन एंड अप मूवमेंट। नाउ रोटेशन, अगेन स्लो, वेरी स्लो। सांस लेते हुए आधा चक्र, सांस छोड़ते हुए बाकी का आधा चक्र कंप्लीट। नाउ उल्टा, अगेन सांस लेते हुए आधा चक्र, सांस छोड़ते हुए बाकी का आधा चक्र कंप्लीट। यानी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन की मूवमेंट, इससे भी थायराइड ग्लैंड सही रहता है। राइट, तो ये सूक्ष्म व्यायाम थे उसको लेकर। नाउ कुछ व्यायाम है जो हमको लेट कर करने हैं। तो योगा मैट पे आप आ जाए। पहले मैं पेट के बल कराती हूँ, फिर पीठ के बल के आसन। तो पेट के बल कैसे करना है? आराम से लेट जाइए ऐसे, भुजंगासन, कोबरा पोज, हाथों को
चेस्ट के साइड में रखा, पैर जुड़े हुए सीधे, सांस लेते हुए धीरे धीरे उठें और छत की ओर देखें। आपके कंधे उचके हुए नहीं रहते हैं, ये ध्यान देना है भुजंगासन में, ऐसे नहीं, कंधे डाउन और छत की ओर देखिए। सांस लेते हुए अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। सांस की गति बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेते हुए हमें छाती की भाग को ऊपर उठाना है, छत को देखना है, कंधे उचके हुए नहीं रहेंगे, नॉर्मल। सांस छोड़ते हुए वापस। ये है भुजंगासन। नाउ सेकेंड योगा पोस्चर जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकता है, धनुरासन। कैसे करना है? दोनों हाथ से एंकल को पकड़ना है और पैरों को खींचना है सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और। ये है पेट के बल किए जाने वाले आसन। एक और आसन है जो बैठ के हम कर सकते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठा, एक हाथ ऐसे पीछे एंकल पे रखें और सांस भरते हुए पीछे की ओर। धीरे से वापस। आपकी क्षमता पे है, शरीर पे जोर जबरदस्ती नहीं करना है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड अवधि को बढ़ाते जाइए। उष्ट्रासन से बहुत अच्छा आपके थायराइड पे इफेक्ट पड़ता है। एक चीज और, जब भी आप उष्ट्रासन करेंगे फॉरवर्ड बालासन जरूर कीजिए। यानी हम जितनी बार उष्ट्रासन करेंगे हमको उतनी बार बालासन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैठ के और पेट के बल किए जाने वाले आसन। 2-3 आसन और हैं जो कि हम पीठ के बल लेट के करेंगे, वो मैं बता रही हूं। पीठ के बल ऐसे लेट के एंड दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा पैरों के टखने को और जो वेस्ट है इसको ऊपर की ओर उठाएं एंड होल्ड इट। जितना ऊपर उठा सकते हैं और इस आसन पे स्थिर हो जाइए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस रखा, सांस भरते हुए फिर से। इसे हम सेतु बंध कहते हैं या फिर ब्रिज पोज। अगेन जोर नहीं लगाना है, आपकी क्षमता के अनुसार अवधि को बढ़ाना है। आसन में कितने देर आप स्थिर हो सकते हैं, ये प्रैक्टिस से वो बढ़ता जाए। एंड 2 और आसन है जिसको कि हम सर्वांगासन या सर्वांगासन कहते हैं, उसका और अच्छा एडवांस कहिए हलासन। तो सर्वांगासन कैसे करेंगे? पहले पैरों को ऐसे फोल्ड किया, नीचे सपोर्ट लगाया एंड रेज योर फीट। धीरे धीरे पैरों को पहले मोड़ें एंड गेट बैक। तो ये रहा सर्वांगासन। इससे भी आपके ग्लैंड्स पे अच्छा असर होगा। दूसरा हलासन, प्लाव पोज। वापस ऐसे पैरों को मोड़े, पीछे सपोर्ट किया एंड रेज एंड कीप योर लेग्स डाउन
जितना हो सके पीछे पीछे, धीरे धीरे वापस। किसी आसन में रहना, मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कम देर कर रही हूँ, आप अवधि को 10 से 15 से 20 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। लास्ट पवन मुक्तासन, एक पैर को पहले फोल्ड किए और धीरे से सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से टच कराएं। अगेन रिलैक्स। दूसरा, सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से टच। सांस लेते हुए सर पीछे, पैर सीधा, दोनों पैरों को भी मोड़कर। सांस छोड़ते हुए नासिका घुटने से, सांस लेते हुए सर पीछे, पांव सीधा, धीरे से उठ के बैठ जाए। तो ये थे कुछ योगा आसन। एक चीज की सावधानी आपको लेनी है, जिसमें कि आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाँ जी, धन्यवाद। एक चीज की सावधानी आपको लेनी है, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गले में दर्द है, वो सर्वांगासन या फिर हलासन न करें, उससे उनको तकलीफ बढ़ जाएगी। और पवन मुक्तासन में भी केवल पैरों को फोल्ड करें, गर्दन को सीधा करके नासिका को घुटने से नहीं टच कराना है, क्योंकि फिर वो गले में दर्द बढ़ा देगा। सर्वाइकल के निदान के लिए हम फिर अलग बताएंगे कि कैसे वो हटाएं ताकि हम हलासन और सर्वांगासन कर सके, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एज ए प्रिकॉशन मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो हलासन और सर्वांगासन को अवॉइड करें, और पवन मुक्तासन में भी थोड़ा ध्यान दें कि हम गर्दन को ना उठाएं। बाकी मेरे तरफ से तो मुझे जितना इंफॉर्मेशन देना था दे दिया। अब कहीं कोई प्रश्न शंका हो तो पूछिए। एक चीज मैं और ऐड करूंगा जी। आपने जो अभी बताया सर्वांगासन और हलासन, सर्वांगासन और हलासन किनको नहीं करना ये तो आपने बता दिया। सर्वांगासन और हलासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करें। जी, अरे सही सर, सही। मत्स्यासन मैंने बताना भूल गई, मेरे दिमाग में था, मैं भूल गई। मत्स्यासन करना बहुत जरूरी है। मैं 1 मिनट में उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दे रही हूँ। ऐसे लेते हैं, टेहुनियों के बल पे, गर्दन पीछे की ओर। ये मत्स्यासन विशुद्धि केंद्र के लिए भी जरूरी है। अगर आप 1 मिनट मतलब उसको 3 मिनट सर्वांगासन करते तो कम से कम 1 मिनट आपको मत्स्यासन करना जरूरी है। 1 to 3 ऐसा रेशो है, और ये कंपल्सरी होता है, क्योंकि हम जालंधर में बांधते हैं तो वो छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। कोई बात नहीं, ये तो है कि हम सब एक ही है। आनंद भाई जी ने बताई दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग अब वज्रासन किया जा सकता है, मत्स्यासन आपने पैर सीधे रख के करवाया, पद्मासन लगा के भी किया जा सकता है, पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं, राइट। और अभी किसी को भी प्रश्न पूछने, बहुत सुंदर प्रश्न पूछने तो ऑप्शन दीजिए आनंद भाई। इंदिरा खीमेसरा मुंबई से। आपने बहुत अच्छा बताया, पर कभी कभी थायराइड की वजह से कंधे में दर्द भी हो सकता है क्या? जी, थायराइड, मैंने बताया कि थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसके कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है। मैंने बताया 100 एंजाइम ऐसे हैं जो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं थायराइड के कारण। तो कई लोगों में ज्वाइंट पेन की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें से कि कंधे का पेन भी एक वो है, सिम्टम है। आपके कई लोगों को मैं ये चीज बताना भूल गई थी, लक्षण में उनके ज्वाइंट्स में भी पेन होते हैं। अगर आपने थायराइड को कंट्रोल कर लिया ना, तो वो ज्वाइंट पेन अपने आप चला जाएगा। और उसके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, रोटेशन है, जेंटल वे में अगर आप उसको करेंगे तो आपको उससे भी रिलीफ मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर निरंजना जी भी जुड़ी हुई है। निरंजना जी, आपका भी सेशन हमने थायराइड पे लिया हुआ है, बहुत सुंदर आपने भी सेशन लिया था। आज आप जुड़िए हमारे साथ, हमारा परम सौभाग्य है। कुछ आप बताना चाहेंगे?
डॉक्टर निरंजना जी मुंबई से। ओ मैडम सर, मैडम ने बहुत अच्छी तरह से थियोरेटिकली भी बहुत अच्छी तरह से थायराइड के बारे में बताया। खाद्य प्रोडक्ट्स क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। सी फूड्स के बारे में, इवन फिश फ्रॉम जो बंद गोभी, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। फिर उन्होंने जो प्रेशर प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से बताया। हमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड थायराइड है, और आजकल बहुत लोगों को छोटी छोटी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को परिवार में थायराइड है तो उनके बच्चों के लिए क्या ध्यान में या उन बच्चों को, या जब वो बड़े होते हैं तब क्या ध्यान में रखना चाहिए उनको प्रेगनेंसी के लिए? देखिए, अगर किसी को जेनेटिकली किसी के घर में थायराइड की समस्या है, तो भले ही उनको थायराइड ना हो, लेकिन उस समस्या से निदान के लिए ये जो प्रेशर पॉइंट है, जो मैंने फूड बताया, उस फूड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और 10 मिनट का मेडिटेशन उनके लाइफ स्टाइल का पार्ट बना दीजिए। हम कहते हैं ना कि हमें बहुत काम है, हमारे पास समय नहीं है तो मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप मेडिटेशन करके देखिए, आपका टाइम ज्यादा मैनेज होगा, आपका समय बचेगा एक्चुअली। तो ये जो फूड हैबिट का ध्यान देना है, प्रेशर पॉइंट्स एंड मेडिटेशन, उद्गीत प्राणायाम मस्ट है। उद्गीत प्राणायाम आपको ध्यान में जाने में भी हेल्प करता है। तो ये उनको जरूर से करना है और हर दिन करना है, फिर उनको ये समस्या नहीं आएगी। अगर उनके जेनेटिकली है तो भी नहीं आएगी। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे किसी पेरेंट्स को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयड, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स विद द थायराइड, अब वो जो बच्ची लड़का हो या वाइफ, बड़े होते हैं, शादी करते, देन दे प्लान फॉर द प्रेगनेंसी। तो मेरी ये मैं इसे गाइड कर सकती हूँ कि जैसे जब भी किसी को अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है तो उनको खुद को भी, हस्बैंड और वाइफ को पहले अपन जो थेरेपी है अपनी, वो तो उन्हें करना ही चाहिए, मगर उन लोगों को पहले थायराइड की चेकअप करानी चाहिए कि उनके वो सब करवा के फिर आगे वो प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में जो उनका बच्चा होगा या प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, या अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है या वाइफ में हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, तो वो पहले ट्रीटमेंट लेके वो नॉर्मल हो जावे, उसके बाद में प्रेगनेंसी का प्लान करें। कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आते हैं अपने मेडिकल फील्ड के अंदर, कि अगर नानी को या दादी को किसी को है तो जो वाइफ न्यू कपल है उनको पहले ये टेस्ट करा के फिर बाद में प्रेगनेंसी प्लान तो करना है। बाकी जो नेचुरोपैथी अपनी योगा थेरेपी है, डाइट है, वो तो कंटिन्यू करना है, लेकिन ये भी करना बहुत जरूरी है। प्लस जिसके अंदर छोटी लड़कियां होती है जो प्रेग्नेंट, जिनको इसका प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से, तो उनके लिए भी थायराइड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि कहीं किसी को, किसी परिवार में यंग गर्ल्स के अंदर अगर हाइट नहीं बढ़ती है या मेटाबॉलिज्म कम है या उनकी जो शारीरिक या बौद्धिक नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो उन्हें के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो थायराइड टेस्ट कराए। दैट्स ऑल, बस। थैंक यू वेरी मच सारिका जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। थैंक यू। मेरे आप कराते थे तभी मेरे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे थे, नेक्स्ट मोमेंट में आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी प्राणायाम कराते समय, आसन कराते समय। यू आर फुल्ली इक्विप्ड विद योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। सरला जी कुछ कहना है? सर, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, गर्दन के बारे में पूरे शिखा जी ने बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। और शिखा जी ने बताया कि जालंधर बंद करना है, तो जिसको भी अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स है, हाँ, तो वो जालंधर बंद करने से और जालंधर या उज्जयी प्राणायाम करने से अपने आप बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो मैडम आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अगर ये शोल्डर्स पेन है, गले का दर्द, ये पीछे की गर्दन का दर्द है, तो आप उज्जयी प्राणायाम करिए और जालंधर बंद करिए। कल मेरा लेक्चर था फेसबुक के ऊपर,
बंद के बारे में, तभी मैंने ये बताया था जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, मैडम ने बहुत अच्छा, शिखा जी ने बहुत अच्छा बनाया। शिखा जी धन्यवाद आपका। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का नमस्ते शिखा जी। मोटिवेट करने के लिए मुझे। आपको देखते ही थोड़े से दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसे लगता है आपका फेस, आपका बोलना बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका, और आपने पूरा ही कवर कर दिया, यानी योग अंदर से बाहर से खाना पूरा ही कवर कर दिया। और जो आपने मुद्रा बताई, पॉइंट्स बताए, तो दर्द होता है तो ये जो अपने को थायराइड होता है तो दर्द होता है, तो दर्द होता है वहाँ। हाँ, अगर दर्द हो रहा है थायराइड की समस्या है, थायराइड, लेकिन उसको दबाते जाना है, उस दबाने से ही वो निदान भी होगा। अच्छा, तो अगर नहीं है तो भी करना है अपने को? हाँ, करते रहना है, इसमें कोई आपको साइड इफेक्ट तो है नहीं, हमारा फंक्शनिंग अच्छा रहेगा ग्लैंड का, और क्या। और लिवर के लिए ये ना, बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी देखते जाओ, प्रेशर पॉइंट करते जाओ, सही है। सही बात है शिखा जी। शिखा जी की आवाज बहुत स्वीट है। बहुत बढ़िया। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है।